अब आज के इस सेशन का जो पहला हमारा पॉइंट है कि हम लोग थोड़ा सा चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में जान लेते हैं, फिर स्टेट एक्शन प्लान के बारे में डिटेल से जानेंगे, जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस एक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सब दायित्व हैं, उसके अलावा हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी रिकमेंडेशंस होता है या कन्वेंशन होता है, उसके आलोक में भी हम लोग जो है सो कई सारे नए कानून या नियम बनाते हैं। तो चाइल्ड लेबर एक्ट जो है सेक्शन आर्टिकल 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बैन करता है हैजार्डस प्लेसेस में, फैक्ट्रीज में। बाद में आईएलओ ने भी दो रिकमेंडेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 138 नेक्स्ट हाँ ठीक 138 एंड 182, ये दो रिकमेंडेशन जो है सो मिनिमम एज डिसाइड करने के लिए कहता है कंट्रीज को कि आप चाइल्ड के मामले में मिनिमम एज डिसाइड कीजिए। हालांकि वो कन्वेंशन जो है वो 138 कहता है मिनिमम 15 साल होना चाहिए, लेकिन उसने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए छूट दिया कि वो 14 साल तक भी रख सकते हैं। तो उसी के आलोक में हमारे देश में भी 14 ईयर्स तक को जो है हम लोग चाइल्ड मानते हैं एज पर चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड का जो परिभाषा है आप लोग देखेंगे कई सारे एक्ट में बदल जाता है थोड़ा बहुत, और खास करके जे एक्ट में आते आते चाइल्ड 18 साल तक को चाइल्ड माना जाता है। लेकिन हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं इस एक्ट को, और चूंकि चाइल्ड लेबर जो इशू है वो इसी एक्ट से डील होता है, तो इस एक्ट में हम लोग 14 साल तक का यदि कोई भी व्यक्ति है जिसका 14 पूरा नहीं हुआ वो चाइल्ड में आ जाता है, और 14 से यदि वो 18 के बीच का है तो एडोलसेंस में आता है, जो कि बाद में जोड़ा गया था। ये एक्ट जो है आपको 1986 का एक्ट है। बाद में जो है 2016 में इस एक्ट में व्यापक रूप से परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। 1986 में इस एक्ट में 14 साल से नीचे तक के बच्चों को भी कुछ जगहों को छोड़ करके अन्य जगहों पर काम करने की अनुमति थी, यानी 14 से नीचे का बच्चा पहले कर सकता था काम, ऐसा सुविधा था उस एक्ट के तहत। लेकिन बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया है 2016 के बाद, यानी अभी 14 से नीचे का बच्चा कहीं भी काम नहीं कर सकता, एकदम क्लियर मैसेज है उस एक्ट का। और आफ्टर 18 जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उसको काम करने की छूट है, लेकिन उसमें कुछ शर्त लगा हुआ है कि जो हैजार्डस प्लेसेस हैं उनका लिस्ट है उस एक्ट में, उसकी सूची लगी हुई है। उस लिस्ट में जो आइडेंटिफाइड हैजार्डस ऑक्यूपेशंस या प्रोसेसेस हैं उसमें वो काम नहीं कर सकता है 14 से 18 वाला, और उसके अलावा नॉन हैजार्डस प्लेसेस पे वो काम कर सकता है। बच्चों के मामले में जो डिफाइंड किया उन्होंने एज, वो 14 साल रखा और उसको राइट टू एजुकेशन से भी लिंक कर दिया है। यदि मान लीजिए अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो फ्यूचर में अगर वो एज बढ़ जाता है 14 से 15, 16 कुछ भी हो जाए, तो फिर ये चाइल्ड की परिभाषा ऑटोमेटिकली 14, 15, 16 उसी हिसाब से हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट से लिंक करने का पर्पस हमारा यही था इस एक्ट में कि हम सभी बच्चों को जितना उम्र हमने निःशुल्क शिक्षा के लिए निर्धारित किया उतने उम्र तक वो स्कूल जाए, काम में ना जाए। ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए उन्होंने उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी लिंक कर दिया है। और एडोलसेंस में वही 14 से 18 वाले आते हैं। इसमें फैमिली का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को फैमिली में हेल्प करने का ऑप्शन इस एक्ट में दिया है, काम करने का नहीं। जैसे कि कल परसों एक न्यूज़पेपर में आया था कि बच्चे अब परिवार में काम कर सकते हैं, ऐसा करके फ्रंट पेज पे ही छपा हुआ था। तो बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते, वो परिवार में भी काम नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है एक्ट का मैंडेट। हेल्प कर सकते हैं अपने पारिवारिक व्यवसाय में या पारिवारिक उद्यम में, वो हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प करने के लिए भी उसमें कंडीशन बना हुआ है कि यदि कोई पारिवारिक व्यवसाय किसी बच्चे का ऐसा हो जो हैजार्डस प्रकृति का है, जो खतरनाक तरह का है, तो उसमें भी बच्चा हेल्प नहीं कर सकता है पारिवारिक उद्यम में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फैमिली वाला स्कूल छुड़वा करके बच्चे को अपने किराना दुकान पे बैठा दे कि भाई तुम हेल्प करो मेरे परिवार का, ऐसा नहीं कर सकता है। स्कूल उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उसके लिए डिटेल्ड हम लोग रूल भी बना रहे हैं। उसका ड्राफ्ट रूल हम लोगों ने करीब 1 सप्ताह पहले पोर्टल पर डाला है आपत्ति सुझाव के लिए, जिसमें हम लोगों ने टाइम वगैरह भी क्लियर कर दिया है कि किस समय में बच्चे हेल्प वगैरह नहीं कर सकते हैं, स्कूल उसका प्रभावित नहीं हो, लगातार 30 दिन से ज़्यादा वो स्कूल से एब्सेंट ना हो। अगर ऐसा कोई सूचना होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं जो चाइल्ड लेबर के मामले को डील करते हैं, उनको सूचना देनी होती है प्राध्यापक को। और हमारे यहाँ बिहार में जितने भी लेबर सुपरिटेंडेंट हैं उनको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर चाइल्ड लेबर के मामले में बनाया गया है। तो उनको सूचना देना है कि भाई बच्चा इतने दिन से लगातार एब्सेंट चल रहा है, तो वो देख सकते हैं कि भाई कहीं वो बच्चा काम करने तो नहीं चला गया।
इसीलिए फैमिली का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि वो फैमिली के अलावा कहीं दूसरी जगह भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो फैमिली में उसके मदर फादर या ब्रदर सिस्टर ये सब आते हैं। बच्चे को फैमिली हेल्प के अलावा एक जगह और अनुमति दी गई है, बैक में है, बैक पिछला स्लाइड, बैक स्लाइड। बच्चे को फैमिली हेल्प के अलावा अगर वो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में जो मान लीजिए मनोरंजन जगत का जो कार्यक्रम वगैरह होता है जहाँ कई सारे बच्चे अपना परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं, तो उस इंडस्ट्री में अगर वो अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं तो उसमें उनको छूट मिली हुई है, लेकिन उसमें भी शर्त है जो कि उसके रूल में डिफाइंड है। उसके शरीर पे कोई खतरनाक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह का उसका जो परफॉर्मेंस ऐसा ना हो कि जो उस बच्चे को प्रभावित करे या उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करे, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। बाकी वो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्रीज में अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं या वहाँ पर अपना जो है सो एग्रीमेंट के तहत भी वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन के साथ है। उसमें भी है कि लगातार 30 दिन से ज़्यादा वो स्कूल से एब्सेंट नहीं रहेंगे। तो ये 2 एक्सेप्शन है बच्चों के केसेस में, मतलब बिलो 14 2 जगह एक्सेप्शन है। एक तो फैमिली में वो हेल्प कर सकते हैं, दूसरा वो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्रीज में अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फैमिली में हेल्प करने का मतलब फैमिली के डेफिनेशन में जो आते हैं उन्हीं का। तो जो एज एन इंस्पेक्टर अगर कोई जाते हैं और इस एक्ट में जैसा कि आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन जो है इंस्पेक्टर का, वो गांव में पंचायत लेवल से लेकर के और जिला में जिला पदाधिकारी तक और स्टेट में लेबर कमिश्नर तक हर कोई इंस्पेक्टर है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि वो इंस्पेक्टर है, जैसे कि बीडीओ इंस्पेक्टर है, सीओ इंस्पेक्टर है, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर है चाइल्ड लेबर एक्ट में। और नया वाला जो अमेंडमेंट आया तो इसमें तो इतनी छूट है कि एक कॉमन आदमी भी जाके कंप्लेन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जाके कंप्लेन कर सकता है कि वहाँ चाइल्ड लेबर देखा गया, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर है, वो जा करके उसको रेस्क्यू करा सकते हैं और उस नियोजक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करना है, जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो इस एक्ट में इंस्पेक्टर की बहुत सारी संख्या है, जो पंचायत लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसडीएम या लेबर सुपरिटेंडेंट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, कई सारे इंस्पेक्टर डिक्लेयर्ड हैं। तो इंस्पेक्टर जब भी जाएंगे तो ये देख लेंगे कि जो बच्चा है वो 14 साल से अगर नीचे है तो फैमिली इंटरप्राइजेज है तभी वो हेल्प कर सकता है, लेकिन वो भी स्कूल टाइम नहीं होना चाहिए। और 14 से 18 वाले के लिए एक लिस्ट है 38 इंडस्ट्रीज का। तो 38 इंडस्ट्रीज में बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्रीज तो ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन कुछ है जैसे कि बीड़ी मेकिंग का काम है, अगर कोई इंडस्ट्री बीड़ी बनाती है तो उसमें वो 14 से 18 वाले को नहीं रख सकती है। या ईंट भट्ठे हैं, ईंट भट्ठों पर 14 से 18 वाले बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कपड़े का दुकान है तो वहाँ 14 से 18 वाले को नियोजित किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। हैजार्डस प्लेसेस पे वो नियोजित नहीं होंगे। अब जो नियोजित बच्चे होंगे उनके लिए फिर कुछ कंडीशन है कि जो नियोजित होंगे उनका वर्क आवर कितना होगा, वो उनको रेस्ट इंटरवल देना है, वो सारा कंडीशन जो है रेगुलेशन पार्ट में आता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो शेड्यूल अटैच्ड है उस एक्ट के साथ, उसका 2 हिस्सा है। एक में 38 लिस्ट है जहां पर कि आप एडोलसेंस को नियोजित नहीं कर सकते हैं, एडोलसेंस से भी काम नहीं ले सकते हैं और चाइल्ड से तो कहीं नहीं ले सकते हैं। और उसका जो दूसरा हिस्सा है शेड्यूल का, उसमें 15 ऑक्यूपेशन और 54 प्रोसेसेस इंडिकेट किए गए हैं, जो कि पारिवारिक उद्यम भी है तो उन जगहों पर बालक हेल्प नहीं कर सकता, वो दूसरे शेड्यूल का हिस्सा दूसरा है। और जो पहला हिस्सा है उसमें वो 38 एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर कि एडोलसेंस से काम नहीं लेना है। अब अगर कोई लेता है तो उसके लिए दंड प्रावधान वगैरह भी हमारा एक्ट में दिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 14A, नेक्स्ट स्लाइड, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 14। इसमें कॉग्निजेबल बनाया गया ऑफेंस को। 2016 के पहले इस ऑफेंस में होता क्या था कि यदि कोई चाइल्ड लेबर हम लोग रेस्क्यू करते थे तो सीधे हम लोग कोर्ट में उसके लिए अभियोजन दायर करते थे, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। अब 2016 के बाद इसको संशोधित किया गया और इसको प्रभावी बनाने के लिए किया गया कि ये संज्ञेय अपराध होगा। और हमारे पुलिस पदाधिकारी बैठे हुए जानते हैं संज्ञेय अपराध में जो है सो क्या उनको करना है, वारंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट रेस्क्यू करके उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ से यदि हमारे लेबर ऑफिसर या कोई भी अदर इंस्पेक्टर उसको रेस्क्यू करते हैं तो रेस्क्यू करने के बाद आपके थाना में जाते हैं, वो थाना प्रभारी से मिल करके उस नियोजक के विरुद्ध अभियोजन दायर करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो सावधानी बरतने वाली होती है कि जैसे सेक्शन 3 या 3A, 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। सेक्शन 3 है जैसे कि चाइल्ड को आप नहीं कर सकते, जॉब में रख सकते हैं, और 3A है कि एडोलसेंस को हैजार्डस प्लेसेस पे नहीं रख सकते हैं। तो सेक्शन 3 और 3A के वायलेशन के लिए जो पेनल्टी है सेक्शन 14 में, उसके लिए तो आप कर ही देते हैं एफआईआर में उल्लेख,
लेकिन इसके अलावे भी जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि और भी सेक्शन उसके साथ लग सकता है, जो कि आपको, जो आपके केस के आईओ हैं उनको ध्यान देना चाहिए। खास करके मान लीजिए बच्चे के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बच्चे के साथ अगर मारपीट होती है, बच्चा अगर SC/ST कम्युनिटी से आता है तो हमको SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत अगर सेक्शन लगा सकते हैं। IPC का ट्रैफिकिंग वगैरह का केसेज आ गया तो हम उस हिसाब से उसको देख सकते हैं। बॉन्डेड लेबर का अगर केसेज आ गया तो IPC में भी उसका सेक्शन मिल जाता है, प्लस बॉन्डेड लेबर एक्ट अलग से है। तो ये देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। और वो बच्चे से जब काउंसलिंग के समय, क्योंकि बच्चा जब भी रेस्क्यू होता है चाइल्ड लेबर के रूप में या एडोलेसेंस लेबर के रूप में, तो रेस्क्यू होने के बाद उस बच्चे को उसका CWC के सामने प्रेजेंट करना होता है इंस्पेक्टर को। पहला काम यही है। तो CWC के सामने जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो CWC फिर उसका काउंसलिंग करती है, उससे कई सारे सवाल पूछती है, तो कई तरह की जानकारियां इकट्ठा होती है कि उस बच्चे की क्या स्थिति थी, क्या होता था उसके साथ, वो कितने रुपए पे काम करता था और भी चीजें। तो उन जानकारियों के मद्देनजर भी हम उसमें सेक्शंस देख सकते हैं कि कौन सा रिलेवेंट सेक्शन हम इसमें जोड़ सकते हैं ताकि केस स्ट्रांग बने। और जो इस तरह के लोग अभी भी इस कह सकते हैं इस बदलती दुनिया में, और इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया और अभी भी यही सोच में है कि 14 साल या 10 साल या 12 साल के बच्चे से काम कराना चाहते हैं, खास करके डोमेस्टिक वर्कर वगैरह में तो ये सब बहुत कॉमन हो जाता है कई बार। तो उनको जो है सो एक सबक मिले ताकि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सेक्शन लगने पे, और अगर SC/ST एक्ट का सेक्शन आप लगा देते हैं, IPC वगैरह लगा देते हैं तो थोड़ा प्रभावी हो जाता है अभियोजन आगे चल के। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो जो सेक्शन लगा सकते हैं हम, जितना इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं केस को, वो करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो हमारे एक्ट में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर सेक्शन 3 और 3A का वायलेशन है तो 20,000 से लेकर 50,000 तक का फाइन उसको कोर्ट में लग सकता है। और दूसरा बार फिर करेगा तो फाइन से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब मिनिमम 1 ईयर to 3 ईयर तक का उसका जो है सो कारावास का प्रोविजन किया गया है। और 3 और 3A में जो पहली बार अगर गलती करता है तो ज़्यादातर मामले में तो हम लोग यही देखते हैं कि उनको फाइन लग जाता है 20,000 रुपये, 20,000 25,000 जो भी लगा। और कुछ मामले अगर ऐसा हम लोग के संज्ञान में तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कुछ किसी मामले में उनको जेल भी हुआ हो जो 6 महीने से 2 साल तक का होता है अभी नए वाले के तहत, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया नहीं। लेकिन सेकेंड टाइम उनके लिए ऑप्शन नहीं है कि वो पेनल्टी दे के छूट सकते हैं, उस केसेस में उनको जो है कारावास में रहना ही पड़ेगा। उसके अलावे यदि माता पिता के पास पहली बार आप रेस्क्यू करके बच्चे को रख दिए और फिर माता पिता क्या करता है, उस बच्चे को काम पे लगा देता है, तो यहाँ ऑप्शन है कि आप माता पिता पे भी फाइन लगवा सकते हैं। इसके लिए 10,000 रुपये तक का फाइन का जो है व्यवस्था किया गया है। और यदि एडोलेसेंस कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें काम के घंटों को नियमित किया गया है, जैसे 6 घंटा मैक्सिमम उसका निर्धारित किया गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि 14 से 18 वाले जो बच्चे हैं, एडोलेसेंस हैं, किशोर हैं, उनको काम करने का छूट है हैजार्डस प्लेसेस को छोड़ के बाकी जगहों पर, वहाँ वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन वर्क का आवर 6 घंटा होगा। 6 घंटा से ज़्यादा वो वहाँ वर्क नहीं कर सकते हैं। उस 6 घंटे में भी 3 घंटा लगातार काम करने के बाद 1 घंटा उनको रेस्ट देना है, उनका रजिस्टर पंजी मेंटेन करना है फॉर्मेट में, उनको 1 वीक में 1 बार छुट्टी देनी है, ये सारा उसका कंडीशन है। तो इन सारे प्रावधानों का यदि कोई एम्प्लॉयर वायलेशन करेगा तो 3 और 3A के अतिरिक्त अगर किसी भी प्रावधान का वायलेशन करता है तो उसमें भी उसको 10,000 रुपये तक का फाइन जो है या 1 महीने तक का उसका जो है जेल का सिस्टम है। और ये जो 3 और 3A को छोड़ के बाकी जो प्रावधान है वो कंपाउंडेबल है। कई बार हमारे ऐसे भी होते हैं कि हमारे ऑफिसर्स को कोर्ट वगैरह में वो कंपाउंड करना पड़ता है सेक्शन 3 और 3A को, जो कि टेक्निकली इस एक्ट के तहत नहीं होना चाहिए था। सेक्शन 3 और 3A को कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हैं हम। सेक्शन 3 और 3A में आपको जो फाइन है या जो भी सजा वो करना ही पड़ेगा और वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। हाँ, 3 और 3A के अलावा कंपाउंडिंग का पावर है और वो पावर भी सेक्शन 14D में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है। जिलाधिकारी के पास उसके लिए उसको एप्लीकेशन देना होगा, अगर जिलाधिकारी को लगेगा तो वो कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो 3 और 3A में हम लोग कोशिश करेंगे कंपाउंडिंग ना हो, बल्कि जो ड्यू प्रोसीजर है उसका अभियोजन का उसके हिसाब से हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसमें सेक्शन 17 में भी अमेंडमेंट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जोड़ा गया है कि भाई आप जो है सो इसको मॉनिटर कीजिए, पहले वाले एक्ट में नहीं था। तो इसीलिए हम जो अभी आप हमारे यहाँ जो जितने स्टेक होल्डर हैं, खास करके समाज कल्याण विभाग से, शिक्षा विभाग से, पुलिस विभाग से, तो ये होम डिपार्टमेंट इसका हम लोग एक ज्वाइंट मीटिंग लेते हैं जो स्टेट एक्शन प्लान के तहत लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड कर दिया गया है नए वाले एक्ट में कि भाई आप
इसका मॉनिटरिंग कीजिए, रेस्क्यू का, रिहेबिलिटेशन का, इन सब का। बच्चे यदि रेस्क्यू हो भी गए और उसके बाद उसको हम रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते हैं जिस हद तक होना चाहिए, तो फिर दोबारा वो चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे। अगर स्टेट में नहीं जा पाएंगे तो आउट ऑफ स्टेट जाके चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन करें, उसको रेस्क्यू करें और उसको फिर पुनर्वासित करें। तो आइडेंटिफिकेशन का काम हर किसी के लिए ओपन है। हमने बताया कि एक आम आदमी भी आइडेंटिफाई कर सकता है और कंप्लेन कर सकता है कि वहाँ चाइल्ड लेबर है। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट का एक व्हाट्सएप नंबर भी है और उसके अलावा पेंसिल पोर्टल एक भारत सरकार ने डेवलप किया हुआ है। पेंसिल पोर्टल पर कोई भी आदमी अगर चाहे तो बच्चे की तस्वीर के साथ या जहाँ वो काम कर रहा है उस तस्वीर के साथ उस पर अपलोड कर सकता है कंप्लेन, और जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं उनके पास फिर वो लॉगिन में जाता है जहाँ से उनको कार्रवाई करनी होती है। इसके अलावा भी वो चाहे तो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी ऑफिसर्स हैं उनको सूचना दे सकते हैं। तो कई सारा तरीका है उनके आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद उसको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू के लिए हमारे यहाँ टीम बनती है, रेस्क्यू के लिए धावादल टीम होता है। तो धावादल टीम में जनरली हमारे लेबर सुपरिटेंडेंट जो है उसके वो संयोजक हैं, कन्वेनर हैं। उसके अलावा हमारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, हम एनजीओ के मेंबर को भी रखते हैं, हम पुलिस पदाधिकारी का सहयोग लेते हैं थाना से। और इस प्रकार से हमारा जो धावादल होता है वो जिस भी जगह जाता है वो रेस्क्यू किया। अगर उनको सूचना पहले से मिली है तब तो वो टारगेटेड होता है कि फलाने जगह जाना है। सूचना पहले से नहीं मिली है तो कई बार वो अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, जहां भी उनको इस तरह का मामला मिला वो इस तरह के मामलों को सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों ने एक पहल ये भी किया है यूनिसेफ की सहायता से कि हमने एक धावादल ऐप क्रिएट किया है। ये धावादल ऐप अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में है, काम कर रहा है, लोग इस पे काम कर रहे हैं। इस ऐप की सुविधा ये है कि जब भी धावादल की टीम निकलती है तो जब वो ऐप पर आकर के वो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं कि हम धावादल के लिए निकले हैं, तो हम उनका यहाँ से लाइव लोकेशन देख सकते हैं कि वो कहाँ धावादल के लिए जा रहे हैं, कब कब जा रहे हैं, और उसका फिर डाटा कलेक्ट होता है। हम उसको देख सकते हैं कि महीने में वो किस किस दिन धावादल के लिए गए, किन किन जगहों पर गए, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोगों को दिखता है। तो ये धावादल ऐप का उद्देश्य यही है कि लोग धावादल के लिए निकलें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस प्रकार का अवेयरनेस हो कि लोग या तो खुद रखना बंद कर दें और अगर रखे हुए हैं तो हम लोग उनको प्रोसिक्यूट करें। जहाँ तक बात है पुनर्वास करने की, तो पुनर्वास में लेबर डिपार्टमेंट का भी कुछ रोल है और बाकी अन्य हमारे जो स्टेक होल्डर हैं जो आज यहाँ आए हैं और जो नहीं भी आए हैं उन सब का भी रोल है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि यदि बच्चे को हम रेस्क्यू करते हैं तो हमारे यहाँ तत्काल उनको 3000 रुपया देने का जो है सो एक प्रावधान किया गया है। इमीडिएट असिस्टेंस के रूप में, तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में हम उस बच्चे को 3000 देंगे। इसके पीछे मकसद ये है कि बच्चा जैसे ही रेस्क्यू होगा तो उसका समझ लीजिए वो घर के लिए क्या था, एक तरह से कमाने वाला सदस्य की तरह हो जाता है। आज भी गरीब फैमिली में ये विचार है कि 2, 4, 5, 6 बच्चे होंगे तो 2, 4, 5, 6 लोग कमाने वाले हो जाएंगे, इसलिए वो बचपन से काम में लगा देते हैं। तो घर के लिए 3000 रुपया देंगे तो कम से कम 1 महीने का उसका राशन या कपड़ा वगैरह का उसका सुविधा हो जाए। तो इसीलिए अभी तत्काल पहले 1800 रुपया था, इसको बढ़ा के 3000 किया गया। वो हम लोग देते हैं इमीडिएट असिस्टेंस में, ये पहला उसको हम लोग देते हैं। और दूसरा एक इसमें हम लोग देते हैं 25,000 रुपये। ये 25,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो है सो ड्रीम अनाउंसमेंट था। 2016 में उन्होंने अनाउंस किया था। 12 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, तो उसी तिथि को उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारा जो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम है जिस पर हम बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद उसका डिटेल अपलोड करते हैं, उस सिस्टम पर जब डिटेल वगैरह अपलोड हो जाएगा तो उन बच्चों को हम सीएम रिलीफ फंड से उसको जो है सो 25,000 रुपये प्रत्येक बच्चे को हम देंगे जो एलिजिबल होगा 14 साल तक का। तो अभी के समय में जो 14 साल तक के बच्चे हैं जो एलिजिबल होते हैं इस राशि के लिए, उनको 25,000 रुपये की दर से राशि दिया जाता है। तो राशि उनको ना दे करके उनके नाम से खाता खोल के उसमें एफडी किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, और वो फिक्स डिपॉजिट जो है फिर जब 18 साल के बच्चे हो जाएंगे तो उनको सूद समेत वापस कर दिया जाता है। तो ये दो जो कैश कंपोनेंट है वो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारा एम्प्लॉयर पे कई सारा कार्रवाई होता है, जैसा कि हमने बताया कि पहले हम लोग सीजीएम कोर्ट में अभियोजन करते थे, प्रोसिक्यूशन करते थे डायरेक्टली। अब आज के समय में हम लोग पुलिस थाना में जा करके एफआईआर करते हैं नियोजक पे। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2-3 मामले तो ऐसे भी हुए हैं, संभवतः एक मामला मोतिहारी का था और एक और किसी जिला का था, जहाँ पे कि एफआईआर करने के बाद उस नियोजक को तत्काल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और पेपर में बड़ा अच्छे से छपा था। एक डर फैला इससे। ये ऐसा नहीं है कि हर मामले में जेल ही जाना जरूरी है, लेकिन एक क्या होता है बड़ा अवेयरनेस होता है, लोगों को लगता है कि नहीं अब ये छोटा काम के लिए भी हमको जेल जाना पड़ सकता है, और इससे क्या होगा कि सेंसिटाइजेशन बढ़ेगा। तो इस तरह का अगर 1-2 एग्जाम्पल भी हो जाए महीना, 2 महीना, 4 महीना में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पे जो कि इस तरह बच्चों को अपने यहाँ काम पे रखते हैं। तो एक तो हमारा वो होता है कि हम एफआईआर करते हैं, उसके बाद आप जो सेक्शन लगा सकते हैं वो सेक्शन लगा करके उसका आगे चार्जशीट वगैरह फाइल करेंगे, उसके हिसाब से वो चलेगा। दूसरा, उस एम्प्लॉयर से हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जो भी एम्प्लॉयर अगर बच्चे वगैरह को
अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं तो उनसे 20,000 रुपया आपको पेनाल्टी लेना है और 5,000 रुपया स्टेट उसमें फिर लगाती है, तो 25,000 रुपया उस बच्चे के नाम से एक पोस्ट में हम लोग अभी तत्काल जमा करते हैं। और नया वाला जो एक्ट आया है उसमें भी एक फंड बनाने की बात की गई है जो इसके इतर है। उसमें है कि जो भी बच्चे को जब आप चार्जशीट वगैरह फाइल करेंगे और कोर्ट में जब दंड मिलेगा नियोजक को, तो नियोजक को जब दंड मिलेगा तो जो दंड की राशि होगी नियोजक की, वो राशि अब सरकार के खजाने में जमा नहीं होगी। मान लीजिए 20,000 से 50,000 रुपये का दंड है, तो मान लीजिए नियोजक को 50,000 का फाइन लगा, तो वो 50,000 रुपया उस बच्चे को अब मिलेगा, ना कि वो सरकार के खजाने में जाएगा। तो वो 50,000 रुपया एक अलग खाता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जिलों में खुलना है और उसमें वो पैसा आएगा जो दंड की राशि होगी। और हर एक बच्चे के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट को, यानी यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट को भी 15,000 रुपया मिलाना है। तो यदि 50,000 का दंड लगा और 15,000 लेबर डिपार्टमेंट मिला दिया तो 65,000 रुपया उस बच्चे के नाम से एफडी हो जाएगा। तो अपने बिहार स्टेट के लिए समझ लीजिए कि 25,000 का एक एफडी तो हम लोग सीएमआरएफ के तहत करा ही रहे हैं और नए वाले एक्ट आने के बाद एक एफडी ये भी उसको मिलेगा। तो एक अच्छी खासी अमाउंट बच्चे को 18 साल के बाद मिल जाएगी। अगर उस मीनवाइल अगर हम उसका स्किलिंग वगैरह का, जैसा कि अभी हम लोग कई सारा प्रोग्राम सोच रहे हैं, तो अगर वो सब भी कर दे तो उसके आगे बिजनेस के लिए, स्वरोजगार के लिए, कई सारे चीज़ों के लिए वो हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अच्छा कॉर्पस उसके पास आ जाएगा। तो ये भी अकाउंट जो है हर एक जिलों में खुलना है। हमारे ऑफिसर्स, हो सकता है कई जिलों में खुला हो या नहीं खुला हो, तो वहाँ देखेंगे कि नहीं खुला है तो खोलना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से। और उसमें जो भी दंड का है 2016 के इस एक्ट के लगने के बाद जितना भी केसेज है, अगर उसमें पेनाल्टी लगती है तो उसको जो है सो उस खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करना, वो भी उस बच्चे के लिए, पर्टिकुलर बच्चे के लिए उस प्रकार का रजिस्टर वगैरह अपना ऑफिस में मेंटेन करना है कि किस बच्चे के लिए आया नहीं आया, ताकि आपको आगे उसका हिसाब किताब रह सके। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इस चाइल्ड लेबर और एडोलसेंस लेबर के इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत एक विस्तृत प्लान बनाया है। पहले 2009 में ये पहला बार बना था, उसके बाद फिर 2017 में इसको संशोधित किया गया। बहुत विस्तार से इसमें हर एक डिपार्टमेंट के एक एक छोटे छोटे कामों को हम लोगों ने एक जगह लाया है ताकि वो बेहतर तरीके से इसको कर पाएँ और हम लोग कंप्लीट इरेडिकेशन पर दिमाग लगाएं, फोकस करें कि हम कंप्लीट इरेडिकेशन कर सकते हैं। हाल ही में हम लोगों ने इसमें जो है सो कई सारे ऐसे भी अभियान चलाए हैं, जैसे नो टॉलरेंस जोन वगैरह का अभियान चलाया है, जिसमें हर एक प्रखंड के एक पंचायत को हम लोगों ने नो टॉलरेंस जोन घोषित करने का किया है। कंप्लीट लेकिन कभी भी रिमूव होगा जिसमें हम सभी का सहयोग होगा, तभी होगा, क्योंकि केवल लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से संभव नहीं है इस तरह की समस्याओं को हटा पाना समाज से, इस तरह के जो कुरीतियाँ हैं। क्योंकि ये कुरीति चाइल्ड लेबर कुरीति नहीं है, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। गरीबी हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है, कई तरह की बातें होती है, तो वो उसका प्रभाव होता है। इसलिए इसमें सबको मिल करके हम लोग को प्रयास करना होगा।